गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS एकेडमी पटना। हम लोग का ये मुलाकात, ये इंटरेक्शन 67 BPSC PT को लेके है, जो कि टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आज से 2-3 साल पहले भी हम बार बार अपने बच्चों को ये कहते थे कि एग्रीकल्चर सेक्शन को, कृषि को ज्योग्राफी के अलावा पढ़िए, उसको ज्योग्राफी के अंदर इंक्लूड करके मत पढ़िए। और देखिएगा कि ये कृषि सेक्शन, एग्रीकल्चर सेक्शन UPSC के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो चुका है और BPSC के लिए भी कृषि एग्रीकल्चर सेक्शन से आ रहा है। तो आप लोग अपना नोट्स जो है एक अलग एग्रीकल्चर कृषि के लिए बनाइए, नंबर 1। नंबर 2 कि जो सेक्शन C है, सेक्शन C में हम लोग करंट अफेयर्स डील करते हैं। आज भी हम लोग सेक्शन C करने वाले हैं। तो सेक्शन C में 15 क्वेश्चन इंडिया के आधार पे रहता है और 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का होता है वो बिहार पे होता है। तो टोटल सेक्शन C में 25 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन ऑन स्केल ऑफ होल ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, एंड द रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस आर एक्सक्लूसिवली फ्रॉम बिहार। तो ये बिहार में आप देखिएगा कि टेस्ट 25 सेक्शन C, टेस्ट 26 सेक्शन C और आज का टेस्ट 27 सेक्शन C, ये तीनों एग्रीकल्चर पे है। तो उसका पॉइंट्स को आपने नोट डाउन करके, जॉट डाउन करके एक नोट्स आपका रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आज का जो टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ जो 27 आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया गया था, तो टेस्ट 27 में क्वेश्चन नंबर 15 से जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो भी आपका एग्रीकल्चर पे था, यानी कृषि का बेसिक जो नॉलेज होता है वो आपका उस पे था। फिर सेक्शन B जो कि बिहार स्पेशल है, तो बिहार में भी कृषि के आधार पे कैसा मानसून है, कितना बारिश होता है, कौन कौन सा आपका क्लाइमेट जोन है, जलवायु के आधार पे बिहार को कितने भाग में बांटा जा सकता है, ये सब सेक्शन B में ये चीज़ आपको आज टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से दे दिया गया है ना, क्वेश्चन के माध्यम से दे दिया गया। तो सबको एकदम बजावते ढंग से एक नोट्स आपका प्रिपेयर होना चाहिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट 12 का करंट अफेयर्स। हालांकि आपके ग्रुप में हम इसका पूरा नोट्स जो है भेज चुके हैं, राइट। और आपके आज का जो नोट्स है उसमें हम लोग कृषि भी स्टार्ट कर चुके हैं। कृषि का जो बेसिक नोट्स होता है, जैसे कौन कौन सा पोषक तत्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो सारा हम आज आपको व्हाट्सएप में वो हम भेज चुके हैं। उसको कृपया ढंग से पढ़िए। तो चलिए अभी हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टेस्ट 12 करंट अफेयर्स यानी 1 से जो 15 क्वेश्चन है पूरे इंडिया के आधार पे है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 9 सितंबर 2021 राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना के लिए आपात लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया। इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये क्वेश्चन किस न्यूज़ से लिया गया, इसको जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, 9 सितंबर 2021 को राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना के लिए, इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों के लिए आपात लैंडिंग फैसिलिटी, मतलब यदि युद्ध है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है और हवाई पट्टा खाली नहीं है या युद्ध के मद्देनज़र वो सही नहीं है, तो उसके लिए हाईवे को हेलीकॉप्टर उतरने के लिए, वायुसेना का जहाज उतरने के लिए एक पट्टी का निर्माण किया गया है। तो इसी पे ये क्वेश्चन है और राजस्थान के बाड़मेर जिले में ये पट्टी का उद्घाटन हुआ है। आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जी, ये दोनों मिलकर इस हवाई पट्टी का उद्घाटन किए थे। अब आप देखिएगा किस तरह से ये नेशनल हाईवे पे, राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो है भारतीय वायुसेना का जो प्लेन है वो लैंड कर रहा है। तो इसी नेशनल हाईवे को एक लैंडिंग पट्टा बनाया गया, लैंडिंग
एक सुविधा बनाई गई और ये 9 सितंबर 2021 को ये इसका उद्घाटन हुआ था। तो हमारा क्वेश्चन जो है इसी पे है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते। तो 9 सितंबर 2021 राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया। इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, हम लोग को देखना है कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो पहला तथ्य ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संयुक्त रूप से बाड़मेर के पास NH 925A यानी जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग था, जो नेशनल हाईवे है, उसका नंबर है NH 925A पर सट्टा गंधव खंड पर भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग सुविधा, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ELF कहते हैं, आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ है, आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। तो ये आपका सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन। ये दूसरी बार है जब भारतीय वायुसेना के विमानों की आपात लैंडिंग हेतु किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल किया गया। नहीं, ये बी गलत है। ये पहली बार है जब भारतीय वायुसेना के विमानों की आपात लैंडिंग हेतु किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल किया गया है। ए सही है, बी गलत है। इस तरह से ये आपका राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, और इसमें वायुसेना की जहाज का आपातकालीन लैंडिंग की ये बात की गई है, पहली बार ऐसा हुआ है। सी ऑप्शन चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारतीय वायुसेना के लिए 3 किलोमीटर के खंड को ELF आपातकालीन लैंडिंग सुविधा या इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के रूप में विकसित किया है। सही है, 3 किलोमीटर जो है, 3 किलोमीटर का खंड जो है भारतीय वायुसेना के आपातकालीन लैंडिंग के लिए ये दिया गया है। तो सी भी सही है। डी देखते हैं। इस परियोजना के तहत सशस्त्र बलों की आवश्यकता अनुसार आपातकालीन लैंडिंग पट्टी के अलावा और भी कौन कौन जगह है, तो वो है कुंदनपुरा, सिंघानिया, बसावर गांव में 3 हेलीपैड का निर्माण किया गया है। सही बात है। इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के अनुसार जो है कुंदनपुरा में, सिंघानिया में, बसावर गांव में 3 हेलीपैड का निर्माण किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन को छोड़कर वो सारा ऑप्शन सही है, और बी को आप संशोधित कर दीजिए तो ये भी सही हो जाएगा। ये पहली बार, दूसरी बार लिखा हुआ है, इसके जगह रिप्लेस कर दीजिए। पहली बार है जब भारतीय वायुसेना के विमानों की आपात लैंडिंग हेतु किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल किया गया है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस स्थान पर हिंद प्रशांत क्षेत्र के वायुसेना प्रमुखों की संगोष्ठी 2021 का आयोजन किया गया? तो ये जगह है आपका हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड्स। मैंने किस स्थान पे हिंद प्रशांत क्षेत्र के वायुसेना प्रमुख की संगोष्ठी हुई? तो वो था हवाई आइलैंड्स या हवाई द्वीप। ये देखिए मैप देखिए, ये है भारत, और ये जो है ये क्षेत्र जो देख रहे हैं ये प्रशांत महासागर है। तो इसी को हम लोग हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। उसको इंग्लिश में हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं। देखिए ये पीला, ये भारत है, और ये सब आपका प्रशांत महासागर है, पैसिफिक रीजन है। तो ये क्षेत्र जो है इंडो पैसिफिक रीजन कहलाता है, ये आपका हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र कहलाता है। अब इस पे तथ्य पे बात की, नोट्स जो है वो हम नोट्स आप लोगों को भेज चुके हैं। आप सिर्फ जरा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखिएगा कि कौन कौन आपके जहन में, कौन कौन आपके याददाश्त में रहना चाहिए, ठीक है। तो 30 अगस्त से लेके 2 सितंबर 2021 तक है ना, 30 अगस्त से लेके 2 सितंबर सॉरी माफ़ कीजिएगा, 30 अगस्त से लेके 2 सितंबर 2021 तक हिंद प्रशांत क्षेत्र में देश की वायुसेना प्रमुख की संगोष्ठी हुई है ना। और ये कहाँ पे हुई? तो ये आपके हवाई द्वीप में ये आयोजित की गई, ठीक है। भारत की तरफ से एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भाग लिए थे। और ये संगोष्ठी का आयोजन कौन किया? तो संगोष्ठी का आयोजन किया गया अमेरिकी वायुसेना के द्वारा।
अमेरिकी वायुसेना की एक कमान है, एक शाखा है जिसको हम लोग प्रशांत वायुसेना कहते हैं, पैसिफिक कमांड एयरफोर्स, है ना। तो अमेरिकी वायुसेना की एक प्रमुख कमान है प्रशांत वायुसेना। इसी के द्वारा ये संगोष्ठी जो आयोजित किया गया। और इस संगोष्ठी का विषय क्या था? इस संगोष्ठी का विषय था, ये इम्पोर्टेंट है, क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में स्थायी सहयोग। क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में स्थायी सहयोग, इंग्लिश में बोल लीजिए एंड्योरिंग कोऑपरेशन टुवर्ड्स रीजनल स्टेबिलिटी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाल ही में 11वां यूके भारत आर्थिक और वित्तीय संवाद, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक और वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, तो हाल ही में 11वां यूके भारतीय आर्थिक और वित्तीय संवाद वर्चुअली कहाँ आयोजित हुआ? तो वो माफ़ कीजिएगा, कब आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ आपके 2 सितंबर को, ये आयोजित हुआ 2 सितंबर को वर्चुअली। तो इसके बारे में जरा जान लीजिए। यूके भारत का आर्थिक संवाद और वित्तीय संवाद मतलब इकोनॉमी रिलेटेड और फाइनेंशियल रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड, ठीक है। तो वर्चुअल रूप से एक आपका संवाद, एक मीटिंग हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो भारत की तरफ से केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। तो भारत की तरफ से निर्मला सीतारमन थी और यूके इंग्लैंड के तरफ से वहाँ के ट्रेजरी के चांसलर ऋषि सुनक थे, वहाँ के ट्रेजरी के चांसलर ऋषि सुनक, ठीक है। अच्छा, अब इसमें किस किस बात पे चर्चा हुई? तो इसमें बात हुई कि फिनटेक, है ना, फाइनेंशियल वित्तीय मामले में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उस पर, और गिफ्ट सिटी पे ये चर्चा हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में शिक्षक पर्व का पहला सम्मेलन वर्चुअली कब आयोजित हुआ? रिसेंटली व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ टीचर्स फेस्टिवल हेल्ड वर्चुअली। तो ये शिक्षक पर्व का पहला सम्मेलन 7 सितंबर 2021 को हुआ। प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की गई। पहला ये कि भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश बनाया जाए, भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश बनाया जाए ताकि जो श्रवण बाधित हैं उनके लिए ऑडियो और वीडियो बनाया जा सके, ताकि वो लोग को फ़ायदा हो सके। तो भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश बनाया गया। फिर जो नेत्रहीन हैं उनके लिए टॉकिंग बुक्स यानी बोलने वाली किताबों की बात की गई कि इस तरह का किताब बनाया जाए। और जो सीबीएसई स्कूल है, सीबीएसई स्कूल में जो अच्छे स्कूल हैं, उनको गुणवत्ता वाले स्कूल हैं, क्वालिटी स्कूल हैं, उसको और प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, निपुण जो है सीबीएसई स्कूल की गुणवत्ता को मापने के लिए और भविष्य के लिए रूपरेखा बनाने के लिए निपुण एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। फिर शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात की गई जिसका नाम था निष्ठा। और एक वेबसाइट, एक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम है विद्यांजलि पोर्टल, यानी विद्यालयों के विकास के लिए एक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम है विद्यांजलि पोर्टल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, 10 सितंबर 2021 को लॉन्च किए गए एटीएल स्पेस चैलेंज 2021 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो अटल इनोवेशन मिशन तथा नीति आयोग ने इसरो और सीबीएसई के साथ भागीदारी में एटीएल स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया है, ये सही है। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ये मिलके इसरो के साथ टाई अप किए, सीबीएसई के साथ टाई अप किए, ताकि हम लोग एक एटीएल स्पेस चैलेंज 2021 एक हम लोग ये प्रोग्राम बना सके। अब इस प्रोग्राम में, इस आयोजन में, इस कंपटीशन में कौन भाग लेंगे? तो इस कंपटीशन में देश के जितने भी स्कूल के विद्यार्थी हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं।
सी है ये चैलेंज सिर्फ एटीएल लैब वाले स्कूलों के लिए विद्यार्थी मेंटर या शिक्षक के लिए तैयार किया गया, नहीं, सी गलत ऑप्शन है। ये चैलेंज सबके लिए है, इस कंपटीशन में सब कोई आ सकते हैं। और एटीएल स्पेस चैलेंज 2021 को वर्ल्ड स्पेस वीक 2021 के साथ श्रेणीबद्ध किया गया है। तो 5 का सही जो ऑप्शन है, क्वेश्चन ये है कि कौन से तथ्य सही नहीं है, तो सी जो है सही नहीं है। लेकिन यदि इस ऑप्शन में आपका रहता कि सारे स्कूल के विद्यार्थी इसमें भागीदारी कर सकते हैं, तो फिर ये सी ऑप्शन भी सही होता। क्वेश्चन नंबर 6, सितंबर 2021 में किस देश ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने हेतु एक नए मंत्रालय का गठन किया है? तो सही आंसर है ग्रीस। सितंबर 2021 में किस देश ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने हेतु एक नए मंत्रालय का गठन किया है? तो सही ऑप्शन है बी यानी ग्रीस। अब जरा इसको समझिए क्या है इसमें। ग्रीस में क्या था, एक भीषण आग लगी थी और जगह का नाम था इविया द्वीप, इविया आइलैंड्स, और दक्षिणी ग्रीस में यानी इविया द्वीप और दक्षिणी ग्रीस में करीब 1000 वर्ग किलोमीटर में बहुत सारे वन क्षेत्र नष्ट हो गए थे, बहुत ही भीषण आग लगी थी। तो ग्रीस सरकार जो है सितंबर 2021 में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किए। और इस मंत्रालय के प्रमुख कौन थे? तो यूरोपीय संघ के पहले पूर्व प्रमुख हुआ करते थे जिनका नाम था, पूर्व आयुक्त हुआ करते थे, यूरोपीय संघ के पूर्व आयुक्त हुआ करते थे जिनका नाम है क्रिस्टोस स्टाइलियनाइडस, क्रिस्टोस स्टाइलियनाइडस। तो यही इस मंत्रालय के प्रमुख के रूप में नामित किए गए हैं। और ग्रीस देश द्वारा गठित जो है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस एंड सिविल प्रोटेक्शन, ये मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस एंड सिविल प्रोटेक्शन। इसका उद्देश्य ये है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो तापमान में वृद्धि हो रही है या अग्नि जैसे आपदा देखने को मिल रहा है, ऐसा नीति बनाए कि इसके प्रभाव को कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ अल्जीरिया ने अपने राजनयिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की है? तो देखिए सही ऑप्शन है मोरक्को, सही ऑप्शन है मोरक्को। अब जरा मैप पे देखिए, ये है अफ्रीका महाद्वीप का मैप, ये है आपका नीला रंग जो देख रहे हैं अल्जीरिया, और इसी के साथ देखिए ये है मोरक्को। तो अल्जीरिया और मोरक्को जो है दोनों में अब जो है ये संबंध खत्म हो गया। तो वही क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ अल्जीरिया ने अपने राजनयिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की है? तो सही ऑप्शन है मोरक्को। अब देखिए कि आखिर वो प्रॉब्लम क्या है, इसका इतिहास में जो चलते हैं, है ना, कि शुरू में वर्ष 1994 में, वर्ष 1994 में दोनों देश का सीमा लगा हुआ था। तो दोनों देश ने अपनी सीमाओं को बंद कर दिया 1994 से। फिर बाद में इनमें थोड़ा सा बातचीत चालू हुआ, लेकिन कुछ मुद्दे पे अल्जीरिया मोरक्को से नाराज हो गई। कैसे नाराज हो गई कि एक तो मोरक्को जो है पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग करने लगे, पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग करने लगे, इससे अल्जीरिया नाराज हो गई। दूसरा, मोरक्को क्या कर दी कि अल्जीरिया में अलगाववादी समूह जो है उसका ये लोग समर्थन करने लगे। और तीसरा था कि द्विपक्षीय संधि हुआ था अल्जीरिया और मोरक्को में, और द्विपक्षीय संधि से कुछ प्रतिबद्धता थी, कुछ कमिटमेंट था, और वो मोरक्को जो है पूरा करने में असफल रही। तो इसीलिए अल्जीरिया जो है 24 अगस्त 2021 को साफ साफ कह दी कि मोरक्को की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के कारण, उनके हॉस्टाइल एक्शंस के कारण हमारा राजनयिक संबंध जो है खत्म हो जाता है। 8वां क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तथ्य पे आधारित क्वेश्चन है, फैक्ट्स पे आधारित क्वेश्चन है और इस पे नोट्स बना लीजिए। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल 19 पदक, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य जीता और पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा। एकदम सही है ये, ठीक है। नंबर 2, अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्टैंडिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाल फेंक F64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। तो ऑप्शन सही ऑप्शन डी है, 1, 2, 3 और 4, तो सारा ऑप्शन सही है। और ये जो नाम है इसका अपना नोट्स बना लीजिए, इसको याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, 30-31 अक्टूबर 2021 के मध्य G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा इटली में। मैंने 30-31 अक्टूबर 2021 के मध्य G20 शिखर सम्मेलन इटली में आयोजित किया जाएगा। तो पहले जरा G20 के बारे में समझ लीजिए। G20 की स्थापना वर्ष 1999 हुई। G20 वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1999 और भारत इसका उस समय से G20 का उस समय से एक सदस्य रहा है। G20 जो है एक बहुत ही प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो विश्व की कहिए तो विश्व का ये प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को ये प्रतिनिधित्व करता है। G20 ग्रुप में 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ, इसलिए इसका नाम G20 बोला गया है। जो देश है एक बार हम पढ़ देते हैं। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है ही, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 19 देश हैं तथा जो 20वां है वो है आपका यूरोपीय संघ। पूरे विश्व का यदि अर्थव्यवस्था देखिएगा, पूरे विश्व का यदि जीडीपी देखिएगा तो उसका 80% जीडीपी जो है G20 देश में है। विश्व के जितना पूरा व्यापार देखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड देखेंगे तो उसमें 75% हिस्सेदारी आपका G20 का है। और पूरे विश्व का यदि आबादी देखेंगे तो उसमें से 60% हिस्सा G20 में है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन कि 30-31 अक्टूबर 2021 के मध्य G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो आयोजित किया जाएगा इटली में। भारत की तरफ से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जो हैं मुख्य वार्ताकार होंगे या शेरपा होंगे। शेरपा, ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द शेरपा है। ये शेरपा है क्या? तो G20 सदस्य देश जब मिलते हैं तो उनका एक एजेंडा होता है। तो उस एजेंडा के समन्वय जो है, समन्वय का काम होता है शेरपा का। तो मुख्य वार्ताकार शेरपा के रूप में हमारे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस G20 में रहेंगे। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा, है ना। 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और वर्ष 2023 में पहली बार G20 लीडर्स समिट का आयोजन भारत में होगा। वर्ष 2023 में पहली बार G20 लीडर्स समिट का आयोजन भारत में होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नए विशेषज्ञ समूह का निर्माण किया है। इस विशेषज्ञ समूह को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया है? तो इस विशेषज्ञ समूह का नाम है SAGO, SAGO। 10 का सही ऑप्शन है ए। 10 का सही ऑप्शन है ए। देखिए 20 अगस्त 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप बनाई है, एक समूह बनाई है, एक संगठन बनाई है जिसका नाम है साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन ऑफ नोवल पैथोजेंस। बने साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन ऑफ नोवल पैथोजेंस, इसका शॉर्ट फॉर्म ही आपका SAGO है। ये इसका काम क्या है?
ये सलाहकार समूह है। सैगो जो एक सलाहकार समूह है और इसमें ये है कि बहुत सारा बीमारी महामारी के रूप में बदल सकता है। मैंने मेनी डिजीजेस कैन टर्न इनटू पैंडेमिक। तो सैगो का काम है कि इस तरह के रोगजनक को आइडेंटिफाई करें, पहचाने, ताकि भविष्य में कोरोना जैसा हालत ना हो। वर्तमान में जो रोगजन या वो बीमारी जिसकी संख्या बढ़ रही है वो है आपका सार्स कोव या सार्स कोविड, मर्स कोविड, लासा, मारबर्ग, इबोला, निपाह, एवियन इन्फ्लुएंजा तथा नवीनतम अभी सबसे अभी क्या है लेटेस्ट सार्स कोविड 2। तो सार्स कोव हो या मर्स कोव हो, मारबर्ग हो, इबोला हो, निपाह हो, ये ऐसे रोगजन हैं जिनकी संख्या बढ़ती है और हो सकता है कि ये लोग महामारी पेंडेमिक का रूप ले लें। तो सैगो यानी साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन ऑफ नोवल पैथोजेंस, इनका काम यही है कि ऐसे रोगजन को पहचाने, उसके लिए सही नीति बनाएं ताकि भविष्य में कोरोना जैसा महामारी ना फैले। क्वेश्चन नंबर 11, सितंबर 2021 में जारी अधिसूचना के तहत एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को किस रूप में प्रतिस्थापित करने का आदेश जारी किया गया है? तो देखिए, पहले था एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, अब इसका नाम हो गया एडवांस रूलिंग बोर्ड। ये जो आपका वित्तीय संकट होता है, आपका लोन देने में लोन चुकता नहीं है, इस तरह के विवाद को ये एडवांस रूलिंग बोर्ड ये हल करेगी। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है बी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। 8 सितंबर 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2022-23 के संबंध में रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दी है। जो रबी फसल है उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP या न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की बात की गई है। तो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना है? तो देखिए, पहले गेहूं का था 1975 रुपये प्रति क्विंटल। अब जो है रबी जो विपणन सीजन है रबी में के लिए, रबी फसल के लिए, अब इसका जो है मात्रा बढ़ा के, मूल्य बढ़ा के 2015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो 12 का है सही ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, अगस्त 2021 में अमेरिकी वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेवा फर्म कुशमैन एवं वेकफील्ड जो है ये आपका अमेरिकी में रियल एस्टेट ये कंपनी है जो सूचकांक जारी करती है। तो यही सूचकांक के ऊपर एक आधार पर क्वेश्चन है। अगस्त 2021 में अमेरिकी वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेवा फर्म कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में 47 देश को शामिल किया गया, सही है। इसके अनुसार बेसलाइन सिनेरियो रैंकिंग में चीन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। और इस सूचकांक में भारत का चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, ये गलत है, भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो सही ऑप्शन है आपका ए, सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है ए। अब देखिए, अगस्त 2021 में अमेरिकी वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेवा फर्म कुशमैन एंड वेकफील्ड ये एक सूचकांक निकाले थे, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। और ये सूचकांक यूरोप में, अमेरिका में और एशिया प्रशांत के 47 देशों के आधार पे सूचना को एकत्रित किया गया। और रैंकिंग का आधार क्या था? रैंकिंग का 4 आधार था। पहला आधार था बाउंस बैक, मतलब जहाँ तक विनिर्माण की बात है, जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग की बात है, कि कोरोना के बाद कौन सा देश तुरंत अपने अर्थव्यवस्था में, खास करके विनिर्माण में फिर से खड़ा होने की कोशिश कर गया। दूसरा है दशाएं, कंडीशंस, मतलब उस देश का कारोबारी माहौल कैसा है, क्या हम लोग को प्रतिभा, श्रम, मजदूर मिल जाएगा, क्या एम्प्लॉई स्टाफ मिलेगा,
और एक बार हमारा विनिर्माण हो गया तो हमारा उत्पादन जो है बाज़ार तक पहुंचना है, बाज़ार मिलेगा। तो दूसरा है दशाएं। तीसरा है लागत, कॉस्ट, कि श्रम में, लेबर में, बिजली में, संपत्ति बनाने में, फैक्ट्री बनाने में, कंपनी बनाने में कितना पैसा लगेगा। और चौथा है जोखिम, रिस्क, कि राजनीतिक जोखिम है कि नहीं है, आर्थिक जोखिम है कि नहीं, कि पर्यावरणिक जोखिम है कि नहीं है। तो 4 आधार पे ये सूचकांक जारी किया गया और इस सूचकांक में चीन जो है सबसे शीर्ष स्थान पे नंबर 1 पे था। इसके बाद भारत का स्थान दूसरा था। भारत पिछले साल तीसरे स्थान पे था। तो चीन सबसे पहले नंबर 1, इंडिया नंबर 2, यूएसए नंबर 3 और कनाडा 4th रैंक और चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य नंबर 5 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 14। 23 अगस्त 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसकी अध्यक्षता में गठित प्राथमिक सहकारी बैंकों से संबंधित विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट जारी की? तो वो थे एनएस विश्वनाथन। क्वेश्चन नंबर 15। 21 अगस्त 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने छोटी एवं मध्यम आकार की निर्यातमुखी कंपनियों के लिए कितनी राशि की वैकल्पिक निवेश कोष उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया? तो देखिए, हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, वो क्या किए कि जो भी छोटे और मध्यम आकार की कंपनी है और जिनमें क्षमता है निर्यात करने के लिए, तो उसके लिए उसके प्रोत्साहन के लिए एक प्रोत्साहन राशि तय किया गया और उस प्रोत्साहन राशि का नाम दे दिया गया उभरते सितारे फंड, है ना। तो इस उभरते सितारे फंड में जो है वही कंपनी को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो कि प्रतिस्पर्धा बनाए हेतु तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और निर्यात की करने की क्षमता है, एक्सपोर्ट करने की क्षमता है। तो इनको ऋण दिया जाएगा, इक्विटी फंडिंग दिया जाएगा और करीब 250 करोड़ रुपए का वैकल्पिक निवेश की बात की गई है। 250 करोड़ रुपए का वैकल्पिक निवेश जिसका नाम है उभरते सितारे फंड। और इस फंड को सिडबी और एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रायोजित किया जाएगा। एक बात ऐसे ही चल रही है, ऐसा लगता है अनौपचारिक रूप से, कि ये जो उभरते सितारे फंड है या कोष है, ये सबसे ज़्यादा सफल या सबसे ज़्यादा फायदा उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसके प्रत्येक जिले में आपका छोटी और मध्यम आकार के कंपनी है। तो जहाँ भी छोटे और मध्यम आकार की कंपनी है और सही से वो चल रहा है, प्रतिस्पर्धा बनाए रखा है, उसमें सही तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, निर्यात करने की क्षमता है, भविष्य में निर्यात कर सकते हैं, तो ऐसी कंपनी जो है उभरते सितारे फंड का इस्तेमाल मदद ले सकते हैं और 250 करोड़ का ये वैकल्पिक निवेश किया गया है इसमें। तो 21 अगस्त 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने छोटी एवं मध्यम आकार के निर्यातोन्मुखी कंपनियों के लिए कितनी राशि के वैकल्पिक निवेश कोष उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया है? तो वो है बच्चों 250 करोड़ रुपए। तो 15 का है सही ऑप्शन सी। इसके साथ ही करंट अफेयर्स पार्ट हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।